So hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जयसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं साइंस 1 की प्रिपरेशन आप सभी ने स्टार्ट कर दी होगी, है कि नहीं। तो चलो मैथ्स का चैप्टर अब क्लोज करते हैं, साइंस की बारी है। तो साइंस 1 की प्रिपरेशन के लिए हम भी कमर कस चुके हैं और आपके लिए ढेर सारे वीडियोस बनाने स्टार्ट कर चुके हैं। और वीडियोस का आना सिलसिला शुरू तो हो गया, लेकिन साथ में मैंने आपको एक चीज स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बात कही थी कि आप लोगों को लेक्चर वीडियोस देखना स्टार्ट कर देना, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप चीजों को लर्न कर पाओगे, बाय हार्ट कर पाओगे। और साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूर पड़ता है, तो सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो आपको जो भी आपके पास नोट्स है, डाइजेस्ट है, 21 है, जो भी आप फॉलो करते हो, उनमें क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना शुरू करो, कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करो और बाकी चीज हम पे छोड़ दो। सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करेंगे। तो ऑलरेडी ये जो वीडियो आपको मिल रहा है, जिसमें हम बात करेंगे ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1B में पूछा जाता है, जिसमें हो सकता है एक क्वेश्चन ऑड मैन आउट आ जाए, एक क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स आ जाए, एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आ जाए, एक क्वेश्चन कोरिलेशन आ जाए, एक क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए, नेम द फॉलोइंग आ जाए, या फिर ऐसे ही अनगिनत ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 5 मार्क्स का वेटेज होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1B में पूछता है। तो आज उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली आईएमपी बन सकते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक के हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक के हैं, कुछ नॉर्मली लिया हुआ है, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा सारे कंसेप्ट्स को रीगेन करने में और कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले लगातार हमने स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट एक वीडियो है, जिसमें सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सारे चैप्टर्स के हमने प्रोवाइड किए, वो भी चेकआउट कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, लाइव रिवीजन भी बहुत सारी चीजें इस बार देखने आपको मिल जाएगी। तो ये सभी चीज आपके लिए हार्डवर्क हो रहा है, लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो जरूर से दिखाना, ठीक है दोस्तों। तो जिस प्रकार से हमने पिछले 3-4 साल से लगातार आप सभी के लिए काम किया है, चाहे आप 7वीं में रहे होंगे, 8वीं में रहे होंगे, कमेंट करके बताओ कि आप हमारे चैनल पे कब से जुड़े हो, 7वीं से जुड़े हो, 8वीं से जुड़े हो, 9वीं से जुड़े हो, या फिर अभी आए हो, नए साल से जुड़े हुए हो, या फिर 10th स्टैंडर्ड से जुड़े हो। और ये सब चीज बताओ जल्दी, ताकि हमें भी रियलाइज हो कि यार इतने बच्चे जो है कनेक्टेड होते हैं हमसे, ठीक है बच्चा। एक चीज हमेशा याद रखना कि 10वीं मात्र एक पहला पड़ाव है, ये आपका एक जस्ट पहला पड़ाव है, और उसके बाद आपके लाइफ में तो असली खेल शुरू होगा। जो बच्चा ये 10वीं से ही घबरा रहा है ना, कुछ नहीं लगेगा आपको, बोलोगे क्या 10वीं क्या था, ये तो चिंदी था, इसके बाद असली खेल है 12वीं है। साइंस स्ट्रीम लोगे तो और परेशान होगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सीईटी है, जेईई है, नीट है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है। कॉमर्स लोगे तो आपको फाउंडेशंस क्लियर करने हैं, सीए है, सीएस है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो इतने सारे चैलेंजेस आने बाकी है, और उसके लिए अभी से हिम्मत बांध के रखना है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंसान 10 बार भी फेल होता है, लेकिन अगर उसके अंदर हिम्मत है कि अगर वो 11वीं बार भी उठ के खड़ा हो गया, तो वो इंसान विजेता कहलाता है। और मुझे सभी बच्चों से पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर भी वो डिटर्मिनेशन, वो एंथुसियाज्म रहेगा कि आप मेहनत करोगे जो चीज आपको पाना है। तो चलिए, फिलहाल में जो हमारा टारगेट है वो तो है साइंस का पेपर और पूरा 10वीं का बोर्ड एग्जाम, उसको अच्छे से टैकल करेंगे। और आपकी मदद के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कीप वॉचिंग आवर ऑल लेक्चर वीडियोस। एंड किस पे देखना है पता है ना, हमारे ट्यूटोरियल चैनल, जेआर ट्यूटोरियल चैनल पे देखना है, वो भी 2x की स्पीड में लगा के, जिससे आपका समय भी बचेगा। और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो भाई, देर किस बात की, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं कुछ आपको 2024 के और 2023 के क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले करूंगा और बताऊंगा कि देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते थे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। और उसके बाद मैं डीप में घुसूंगा, ऑड मैन आउट के लगभग 20 एग्जांपल लाया हूं, ट्रू और फॉल्स के लगभग 20-25 एग्जांपल लाया हूं, मैच द फॉलोइंग के 8-10 एग्जांपल लाया हूं, नेम द फॉलोइंग है, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल्स लाया हूं। उन सभी को पढ़ेंगे, याद करेंगे और कंसेप्ट पे भी ध्यान देंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग देना और शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था, राइट द नेम ऑफ द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। कौन सा एटम ऐसा है जिसका स्मॉलेस्ट साइज है? तो मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हीलियम, अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन उसका साइज और हीलियम का साइज जो कि एटॉमिक नंबर 2 पे होता है, कंपेयर करोगे तो हीलियम ज्यादा छोटा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से साइज उसका छोटा है। तो हीलियम इज द स्मॉलेस्ट साइज एटम, याद रख लेना। नेक्स्ट है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको कोई भी केमिकल का नाम दिया रहेगा और उसका बोला रहेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। तो यहां पे तो पिछले साल सिंपल आ गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का लिखो, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट होता है, Ca कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। फिर राइट द यूज ऑफ कैलोरीमीटर आया था पिछली बार। तो कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जनरल तौर पर स्पेसिफिक हीट मेजर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, और ये मिक्सिंग मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। तो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूज्ड इन द मिक्सिंग मेथड, याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर।
इसको देखना है और पहचानना ये है क्या। तो कैसे पहचानोगे, जैसे ये C है, H है, H है, तो ये हो जाएगा आपका CH3, बीच में 2 डॉट है, 2 डॉट का मतलब होता है एक बॉन्ड, मैंने आपको बताया था 2 डॉट है मतलब एक बॉन्ड, 4 डॉट है मतलब डबल बॉन्ड, 6 डॉट है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कितना डॉट है इन दोनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ 2 डॉट है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये C और 3 हाइड्रोजन मतलब CH3, और CH3 मतलब C2H6 होता है, और ये आपका क्या है, इथेन है। तो मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन, याद है, मीथेन CH4, इथेन C2H6, फिर उसके बाद प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, फिर C5H12, इस प्रकार से CnH2n+2 वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, यही चीज आपको याद रखना है। तो ये क्या है, ये आपका इथेन है, याद रखना। अब नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन आया था मैच द पेयर के फॉर्म में, जिसमें आपको ये दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपको दिया था और 2 ऑप्शन थे, तो याद रख लेना। मैं तो डायरेक्ट आपको लिखकर दिखा रहा हूं कि याद कैसे करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर याद रख लो, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो 1.33 होता है, तो 1.33 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और वही अगर आपको पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अगर पूछता है बाई चांस पूछेगा, एयर का भी पूछ सकता है, तो उसका याद रखना 1.0003, 1.0003 इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो ये जो चीजें पूछी गई थी, ये पिछले साल 2024 के पेपर में ये 5 क्वेश्चन थे, तो ये 5 में से 5 नहीं कर सकते क्या, देखो कितना ईजी था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जैसे मेरे को भी नहीं मालूम था, समझ लो ये, लेकिन अगर आपने पूरे चैप्टर्स को अच्छे से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स याद किए हुए हैं, कंसेप्ट समझा हुआ है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। और इसके पहले जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1A में एमसीक्यूज, वो भी इजी रहेंगे, जो कि एमसीक्यूज के लिए अलग से वीडियो में लाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो अब यहां पे आप देखोगे 2023 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा था फाइंड द ऑड मैन आउट, जिसमें आपको 4 थे, स्पीकर दिया, माइक्रोफोन दिया, इलेक्ट्रिक मोटर दिया और मैग्नेट दिया, तो इसमें से ऑड मैन आउट बताओ। तो भाई लाउड स्पीकर जो है, इसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, मतलब लाउड स्पीकर के अंदर मैग्नेट होता है। माइक्रोफोन जो होता है वो भी एक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के ऊपर रन करता है, मतलब इसके अंदर भी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रिक मोटर भी मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी पे चलता है, इसके अंदर भी मैग्नेट होता है। लेकिन मैग्नेट तो खुद एक मैग्नेट है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बाहर जो निकलेगा ये मैग्नेट निकलेगा। क्यों निकलेगा, रीजन आपको अगर लिखना है तो लिख दोगे आंसर, ऑड मैन आउट इज द मैग्नेट एंड रीजन इज ऑल द 3 आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रन्स ऑन द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बट मैग्नेट इटसेल्फ इज ए मैग्नेट। तो आप लिख सकते हो ये मेरा ऑड मैन आउट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा था कंप्लीट द कोरिलेशन, तो कोरिलेशन भी आ सकता है, जिसमें आपको बोल रहा था कॉपर आयोडाइड जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो AgCl व्हाइटिश कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मैच द पेयर पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जैसे लास्ट 2024 में वाटर का पूछा था, यहां पे एयर का पूछा था, याद रखना 1.0003, ऑलरेडी बता चुका हूं, ये याद रख लेना, ठीक है, 1.0003। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स पूछा था, इसमें पूछा था वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर, तो यस इट इज वेरी क्लोज टू 700 नैनोमीटर, तो ये आंसर बिल्कुल ट्रू है, याद रख लेना इसको। एंड नेक्स्ट पूछा था राइट द नेम ऑफ स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय स्टूडेंट, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब जो बच्चा अपडेटेड रहता है सैटेलाइट वाले चैप्टर में, अगर आप देखोगे तो ये चीज दिया हुआ है लास्ट वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे करके एक जगह है, ठीक है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में। तो उसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने एज ए प्रोजेक्ट एक सैटेलाइट बनाया था, ठीक है, एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया था, और उसको इसरो ने 2016 में भेजा था। तो वो सैटेलाइट का नाम पूछा है, तो ये सैटेलाइट का जो नाम है वो है स्वयं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए मैं बोलता हूं टेक्स्ट बुक रीड करना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लेक्चर्स देखोगे तो हमने सारी चीज कवर करा है, तो आपको एक तरीके से रिवीजन हो जाता है। तो ये पिछले 2 साल के मैंने चीजें आपको बता दी, जो कि कहीं ना कहीं आपको क्या बताएगा, एक ओवरव्यू बता देगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते थे, कितना इजी लग रहा था अभी तक। अब घुसते हैं हम लोग डिटेल में, एक एक करके घुसेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो देखेंगे ऑड मैन आउट। इतने सारे ऑड मैन आउट लाया हूं, ठीक है, सिर्फ इतने नहीं और भी अंदर मेरे पास लगभग 18 स्लाइड है, 18 स्लाइड मतलब 18 पेजेस। तो उस सभी में ऑड मैन आउट है, नेम द फॉलोइंग है, स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ट्रू और फॉल्स है, मैच द पेयर है, सब कुछ है। तो आप बस बने रहो, इस वीडियो को एंड तक देखना, छोड़ के मत जाना, नहीं तो बहुत सारी चीज मिस कर दोगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहना। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं। तो ऑड मैन आउट में सबसे पहला दिया है इनसेट, जीसेट, IRS और PSLV, इसमें से ऑड मैन आउट बताना है। तो देखो ध्यान से, इनसेट मतलब होता है आपका एक सैटेलाइट, जीसैट भी एक सैटेलाइट है, IRS भी एक सैटेलाइट है, लेकिन PSLV जो है ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि एक लॉन्च व्हीकल है, मतलब ये एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो सैटेलाइट को लेके जाता है स्पेस में, और बाकी सब खुद सैटेलाइट है। तो ये अलग चीज हुआ, तो PSLV क्या हो गया मेरा, ऑड मैन आउट हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक लॉन्च व्हीकल है, बाकी सब सैटेलाइट, ऐसा रीजन लिख सकते हो। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन और डिस्पर्सन। तो आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन भी लाइट के ऊपर फिनोमिनन है, रिफ्रैक्शन भी लाइट का फिनोमिनन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, आपने पता है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एनी मेटल ऑन ऑक्सीजन इज नथिंग बट, ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये तो केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया भाई, लाइट कहां से आ गया इसमें, तो ये है नहीं। डिस्पर्शन भी लाइट के ऊपर है, प्रिज्म का बताया था मैंने। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन एक जो चीज है इसके अंदर, ये बहुत अलग चीज है। तो ऑक्सीडेशन जो है ये केमिकल वाला चीज है, इसके लिए मेरा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑड मैन आउट हो जाएगा। समझ में आ गया। वैसे तीसरा क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है अगर आप देखोगे ये डेंसिटी मेजर करने के लिए होता है, लेकिन वोल्ट मीटर, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर ये तीनों ऐसे डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जहां जहां होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जहां होता है, इसके ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन ये भाई साहब जो है हाइग्रोमीटर, ये बहुत अलग चीज है, यहां पे डेंसिटी मेजर करने का काम है। तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट में डेंसिटी से कुछ मतलब नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ऑड मैन आउट हो जाएंगे। तो हाइग्रोमीटर मेरा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा, बिकॉज इट मेजर्स द डेंसिटी, याद रखना। नेक्स्ट है फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, जनरेटर और हैंड ग्लोव्स। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे फ्यूज वायर जो है, फ्यूज वायर क्या करता है, ऑब्वियसली करंट को जो फ्यूज का रहता है वो बताता है। बैड कंडक्टर समझ गए आप, जनरेटर अलग चीज और हैंड ग्लोव्स अलग। मतलब बाकी हर एक चीजें जो है वो करंट लगने से बचाता है, लेकिन जनरेटर तो एक अलग चीज है जो करंट को प्रोड्यूस करता है। तो जनरेटर विल बी माय ऑड मैन आउट। बहुत सिंपल सा चीज था, आराम से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जनरेटर है, माइक्रोफोन है, मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक मोटर है। तो यहां पे भी आप देखोगे तो जनरेटर वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, मैग्नेट के प्रॉपर्टी पे, माइक्रोफोन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, इलेक्ट्रिक मोटर भी मैग्नेटिज्म पे, और ये मैग्नेट खुद एक मैग्नेट है, तो मेरा खुद एक क्या हो जाएगा, मैग्नेट जो है वो ऑड मैन आउट बन जाएगा। नेक्स्ट है डॉबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव और मुस्ली। तो मुझे एक बात बताओ, जो डॉबेराइनर था उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, फेल कर गया। फिर न्यूलैंड आया, उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की, मॉडर्न नहीं मतलब पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, फेल कर गया। फिर मेंडेलीव आया, उसने भी अपना पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट बना लिया, लेकिन लास्ट में उसके कुछ लिमिटेशंस आ गए, फेल कर गया। लेकिन बाद में हेनरी मुस्ली आया, उस भाई साहब ने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना लिया। तो इनमें से अलग कौन था, मुस्ली था, हेनरी मुस्ली। तो मेरा ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, हेनरी मुस्ली, बिकॉज इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा कंप्लीट करके बना दिया था। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ऑड मैन आउट कर लिया। ठीक है, और ऑड मैन आउट है मेरे पास कि भाई फ्लोरीन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, आयोडीन है। तो इसमें क्या ऑड मैन आउट है, तो फ्लोरीन अगर आप देखोगे, क्लोरीन आप देखोगे, आयोडीन आप देखोगे, ये सब हैलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट है। लेकिन ये पोटेशियम भाई साहब जो है वो क्या है, फर्स्ट ग्रुप के, यानी अल्कली मेटल्स के ग्रुप में आता है। तो ये अलग चीज है भाई पोटेशियम। तो इसके लिए ऑड मैन आउट क्या हो गया, पोटेशियम, क्योंकि अदर जो है वो 17th ग्रुप के है और ये भाई साहब फर्स्ट ग्रुप का, याद रखना। नेक्स्ट है गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, कैल्शियम। तो यहां पे गैलियम देख लो, स्कैंडियम देख लो, जर्मेनियम देख लो और कैल्शियम देख लो। तो यहां पे जर्मेनियम जो है वो एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज ए मेटलॉइड, यू कैन ऑल्सो से इट इज ए मेटलॉइड। बाकी सब जो है मेटल के आसपास है, तो ये चीज अलग है। जर्मेनियम विल बी माय करेक्ट आंसर, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर और इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप देखो वोल्ट मीटर मेजर करता है, एम मीटर भी करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी मेजर करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर तो एक अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ईएम लिखा है शॉर्टकट में, लेकिन आप लोग समझ जाना कि इलेक्ट्रिक मोटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस और अर्ग पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपको पूछा है ऑड मैन आउट बताओ। तो यहां पे जो ऑड मैन आउट है वो हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस अगर आप देखोगे, ठीक है ना, और किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस देखोगे, अर्ग पर ग्राम डिग्री सेल्सियस देखोगे, तो ये जितने भी पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम, पर केजी, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये सब यूनिट है स्पेसिफिक हीट के, ये सब स्पेसिफिक हीट के यूनिट है। लेकिन ये जो है आपका, ये आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट है, इसीलिए ये अलग है। तो कैलोरी पर ग्राम विल बी है डिफरेंट। मतलब इसमें से ऑड मैन आउट क्या है, कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि ये यूनिट जो है वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट होता है, कैलोरी पर ग्राम, सिंपल। लेकिन पर डिग्री सेल्सियस अगर आता है, ठीक है ना, केजी पर डिग्री सेल्सियस अगर आ रहा है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो यूनिट क्या होता है, वो आपके स्पेसिफिक हीट का होता है। क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही स्पेसिफिक हीट का क्या बोलता है कि पर डिग्री यूनिट राइज, पर डिग्री यूनिट राइज, बताया था ना, वो चीज है। नेक्स्ट है जूल है, अर्ग है, कैलोरी है, न्यूटन है। तो ऑब्वियसली जूल, अर्ग और कैलोरी ये सब हीट के यूनिट्स है, लेकिन न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। इसके लिए ये मेरा ऑड मैन आउट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इमेज डिस्टेंस है और साइज ऑफ इमेज है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पे कि फोकल लेंथ की बात कर लूं, रेडियस की बात कर लूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, इमेज डिस्टेंस की बात कर लूं, साइज ऑफ इमेज की बात कर लूं, तो ये जो साइज ऑफ इमेज जो होता है, इट इज मेजर परपेंडिकुलर टू एक्सिस। जो आपका एक्सिस होता है उससे परपेंडिकुलर मेजर किया जाता है, एंड बाकी जो भी है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज मेरा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आई का लेंस होता है, रेटिना होता है, सेरिबेलम होता है, कॉर्निया होता है। तो आई लेंस भी आंखों का पार्ट है, रेटिना भी आंखों के अंदर का पार्ट है, सेरिबेलम दिमाग का पार्ट है, कॉर्निया भी आंखों का पार्ट है। मतलब ये जो है सेरिबेलम, ये एक अलग चीज दिया है, मतलब ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा, क्योंकि सेरिबेलम एक ब्रेन का पार्ट है, दिमाग का पार्ट है, बाकी सब आईज का पार्ट है। नेक्स्ट
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है और प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें फोकल लेंथ हो गया, इमेज का डिस्टेंस, सब डिस्टेंस है ऑलमोस्ट। ये प्रिंसिपल एक्सिस अलग है, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस मेरा ऑड मैन आउट बन जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे आई पीस है, मैग्नीफायर है, क्लैडियोस्कोप है और टेलीस्कोप है। तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा क्लैडियोस्कोप, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मिरर यूज किया जाता है। बाकी सब में, आई पीस में, मैग्नीफायर में और टेलीस्कोप में लेंस का इस्तेमाल होता है, क्लैडियोस्कोप में मिरर का इस्तेमाल होता है। ये सब चीज ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है चैप्टर्स के दौरान और उड़ान बैच के लाइव रिवीजन के दौरान। ये सब चीज आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है और भी ऑड मैन आउट। देखो कितने सारे और ऑड मैन आउट बता रहा हूं यहां पे। क्या बोल रहा है देखो यहां पे कि कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी और ब्रास, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, कॉपर है, आयरन है, मर्क्यूरी है और ब्रास है। कॉपर एक एलिमेंट है, आयरन भी एक एलिमेंट है, मर्क्यूरी भी एक एलिमेंट है, लेकिन ब्रास जो है वो एक एलॉय है, ठीक है ना। आपका ब्रास जो है वो एक एलॉय है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रास इज ए एलॉय, मिक्स करके बनता है ना, टिन और ये मिला के, ठीक है, कॉपर और टिन मिला के बनता है, तो याद रखना। टिनिंग, एलॉइंग, एनोडाइजिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो आपको पता है टिनिंग का इस्तेमाल किया जाता है हमारे इसको बचाने के लिए, करोजन को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए करोजन को। एलॉइंग भी कहीं ना कहीं करोजन को प्रिवेंट करता है, एनोडाइजेशन भी करोजन को प्रिवेंट करता है। लेकिन ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन है, ये मेथड ऑफ सेपरेशन मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का, ठीक है। तो बाकी सब मेथड्स ऑफ करोजन प्रिवेंशन है, लेकिन ये फ्रोथ फ्लोटेशन क्या है, आपके जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का, वो है। तो इसके लिए ये ऑड मैन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक कोटिंग, टिनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो भी जिंक कोटिंग हो गया, टिनिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ये सब क्या है, करोजन से बचाने वाली चीजें। जिंक कोटिंग हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेट करना, टिन का कोटिंग लगाना, टिनिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन ये जो कैल्सिनेशन है, ये एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है आपके कार्बोनेट्स का, एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बोनेट्स का है प्रोसेस। बाकी सब प्रिवेंशन ऑफ करोजन है। नेक्स्ट है इथिलीन, स्टाइरीन, प्रोपाइलिन और टेफ्लॉन। तो आप इथिलीन की बात कर लो, स्टाइरीन की बात कर लो, प्रोपाइलिन की बात कर लो, ये सब एक सिंगल यूनिट है, मोनोमर है। लेकिन ये टेफ्लॉन जो है ये पॉलीमर है, इसके लिए ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट C2H2, जिसको इथीन बोल सकता हूं मैं, C3H8, C2H6 और CH4, इन सभी में क्या कॉमन आएगा। तो कॉमन अगर मैं बात करूं, C2H2 जो है ये हमारा क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड है, बाकी सब सैचुरेटेड है। देखो C3H8 ये मेरा क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। ये C2H6 क्या होता है, ये मेरा क्या है, ये दिख रहा है, ये इथेन। ये क्या है, CH4 क्या है, मीथेन। तो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, लेकिन ये जो है ये एक इथीन है, मतलब एक अल्कीन कैटेगरी का हो गया। तो ये एक डबल बॉन्ड वाला चीज हो गया, मतलब ये आपका क्या है, ठीक है, दैट इज अनसैचुरेटेड। बाकी सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अकेला अनसैचुरेटेड है। तो इसके लिए मेरा आंसर हो जाएगा C2H2, ठीक है। नेक्स्ट है स्पुतनिक, मून, स्वयं और चंद्रयान। तो इसमें जो सही जवाब है वो है मून, मतलब ऑड मैन आउट जो है वो मून है। क्यों, क्योंकि स्पुतनिक भी एक सैटेलाइट है जो कि रशिया ने शायद बनाया था, ठीक है। स्वयं भी एक सैटेलाइट है जो इंडियन के स्टूडेंट्स ने बनाया था, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के। चंद्रयान भी इंडियन ने बनाया, लेकिन ये जो मून है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नेचर से है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये मून नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ध्यान में रखना आप लोगों को। तो ये था आपके ऑड मैन आउट्स। लगभग देखो आप 21 और आपके जो 2024 और 23 के हिसाब से मतलब 22-23 ऑड मैन आउट हमने करा दिए, और मोस्ट प्रोबेबली इसी में से पूछा जाए तो यार बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इसका कंसेप्ट आपको समझ गया होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी टाइप का पूछेगा तो आप उसको कर सकते हो। ये इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं गारंटी के हिसाब से कि कर लोगे आप लोग, इतना तो है, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या है। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो आता है कोरिलेशन, जिसमें क्या होता है कि आपको एक चीज दिया रहेगा, फिर आपको कोलन दिया रहेगा, ठीक है ना, ऐसा कोलन दिया रहेगा, फिर उसका आंसर लिखा रहेगा कि हाँ ग्रुप 1 जो है अल्कली मेटल है, फिर यहाँ पे 2 कोलन दिया रहेगा, और उसके बाद आपको कुछ डैश दिया रहेगा या फिर कुछ चीजें दिया रहेगा, और उसके आगे कुछ लिखा रहेगा या फिर उसके पीछे कुछ लिखा रहेगा। जैसे एग्जांपल समझ के देखते हैं। पहला है ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। तो हमें बोल रहा है डैश को हेलोजन बोलते हैं। तो मुझे बताओ ग्रुप 1 को जब अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं, ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो हमें हेलोजन पूछा है तो हेलोजन का क्या हो जाएगा, ग्रुप 17 लिख दिया आपने, ग्रुप 17 खत्म, कहानी, मिल गया आपको मार्क्स। तो इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट NH3+HCl गिव्स अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब दो अलग अलग चीज जब कंबाइन हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि जब Fe और CuSO4 प्लस करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो अगर आप देखोगे Fe ने सल्फेट के साथ कॉपर का जगह खा लिया, मतलब इसने डिस्प्लेस किया, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे मैंने पढ़ाया था कॉम्बिनेशन, मतलब दो रिएक्शन, दो चीज कंबाइन हो रही है, कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज से दो बन रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, माफ करना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर एक होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको एक जगह चेंज करके आ जाता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों ने अपना अपना जगह चेंज किया। तो ये चारों टाइप की केमिकल रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, किससे देखते हैं हम लोग। अगर मुझे स्टार को देखना है, प्लैनेट्स को देखना है, तो मैं टेलीस्कोप से देखूंगा।
लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर मेरे को वॉच रिपेयर करना है, ठीक है, आपने देखा है कभी घड़ी बनवाने गए हो, घड़ी जो होती है डिजिटल वाली, नॉट डिजिटल, एनालॉग वाली बनवाने गए हो, तो वो जो बंदा होता है ना, वो एक छोटा सा अपने आंखों पे चीजें रखती है, इतना सा ऐसा रखता है और वैसा देखता है, तो वो क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, वो एक माइक्रोस्कोप होता है, जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हमेशा याद रखना, जो वॉच रिपेयर करते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट इमेज बनेगा, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है ऑब्वियसली तो इमेज क्या बनेगा, उल्टा यानी इन्वर्टेड बनेगा। ये तो भाई सब लोग जानते होंगे, अगर आपने लेंस चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो लेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब 9th में ही पढ़ा चुका हूं मैं, 9th में भी ये था, ठीक है, 9th में भी ये सब चीज हमने पढ़ाया हुआ है। करेक्ट है कि नहीं, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा ये सभी चीजें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, क्या होता है यूनिट, जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी होता है, समझ में आ रहा है, ओके। लेकिन स्पेसिफिक हीट का क्या होता है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। फर्क इतना ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में फर्क यही है कि वो जूल पर केजी रहेगा तो ये जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है, बिकॉज इसमें पर डिग्री यूनिट जो है वो इंक्रीज होता है, याद रखना इसका यूनिट्स। नेक्स्ट है और भी है, देखो इका बोरॉन को स्कैंडियम बोला गया था, बाद में इको बोरॉन पहले नाम रखा गया था, बाद में नाम चेंज किया, इका बोरॉन को रख दिया गया स्कैंडियम नाम। वैसे इका एल्यूमिनियम को नाम रखा गया था दोस्तों गैलियम, याद रखना। इका बोरॉन का मतलब होता है स्कैंडियम, ये तो वैसे भी आपको याद कर लेना है क्योंकि कहीं भी पूछ सकता है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, मैच द पेयर में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको सिर्फ ऑड मैन आउट के तौर पे या फिर कोरिलेशन के तौर पे याद नहीं करवा रहा हूं मैं आपको याद इसलिए करवा रहा हूं कि भाई ये चीज कहीं भी काम आएगा, आपके 1 मार्क्स के सेंटेंस में भी काम आ जाएगा, बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो इका बोरॉन आपका स्कैंडियम है, इका एल्यूमिनियम आपका गैलियम है, याद रख लेना। नेक्स्ट वैसे ही ग्रुप 1 एंड 2 को एस ब्लॉक के कैटेगरी में डालते हैं, आपको पता ही है, अगर आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपके पहला 2 जो है वो आपका एस ब्लॉक है, बीच वाला जो हिस्सा है वो आपका डी ब्लॉक है, ये वाला हिस्सा जो है पूरा ये आपका पी ब्लॉक है और नीचे ऐसा लाइन जो होता है वो आपका एफ ब्लॉक है। तो पहला दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 1 एंड 2 वो किसमें आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है कि ग्रुप 13 से 18, ठीक है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो है बीच का छोड़ के ना, तो 13 से 18 जो है मतलब ये वाला ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक है, ठीक है। कहां गया आंसर, देखो ये पी ब्लॉक, ठीक है, तो याद रखना, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्लोरीन हैलोजन ग्रुप से आता है, वैसे ही आर्गोन जो है कौन से ग्रुप से आता है, सबसे आखिरी वाले ग्रुप यानी जीरो ग्रुप, जिसको नोबेल ग्रुप भी कहा जाता है, इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इलेक्ट्रिक करंट जो है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट का बताता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है, याद रखना। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर 60% से ज्यादा है तो ह्यूमिड एयर होता है, आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 हीट। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है तो हवा ह्यूमिड है, ठीक है, और 60% से कम है तो हवा ड्राई है, याद रखना, ड्राई एयर, मैंने पढ़ाया हुआ है, याद कर लो इसको। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जूल पर केजी, वही अगर स्पेसिफिक हीट रहेगा तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, इजी था, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का कितना होता है, 1.0003, 303, 1.0003, और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पूछेगा तो 1.33, याद रखना, ये तो मैथ द फेयर में भी हमने देख लिया था, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज करता है तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करेगा, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है और भी बहुत सारे कोरिलेशन, नियर साइटेडनेस इलोंगेटेड आईबॉल हो जाता है इसमें, लेकिन फार साइटेडनेस रहेगा तो आपका आई बॉल फ्लैटन हो जाता है, तो ये याद रखना, फ्लैटनिंग आई बॉल, ये तो आपको याद भी करना है। मैंने आपको क्या बताया था 7th चैप्टर का, जो आपका प्रेसबायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, और आपका ये है जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया और प्रेसबायोपिया, ये तीनों का डिफेक्ट्स, उनका इमेज कैसा बनता है, उसको डिफेक्ट को कैसे कौन से लेंस से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई कैसा हो जाता है इसमें, जैसे आई बॉल बोला इलोंगेट हो जाता है, और फार साइटेडनेस में आई बॉल फ्लैटेंड हो जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनमें से कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कोरिलेशन में बन जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में बन जाए, वन सेंटेंस में पूछ जाए, एक्टिविटी के हिसाब से क्वेश्चंस बना के पूछ जाए, तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको क्लियर रहना है उस चीज के लिए। नियर साइटेडनेस कॉन्केव लेंस से करेक्ट होता है, वही फार साइटेडनेस जो होता है वो आपके कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट होता है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है फोकल लेंथ मीटर में होता है, पावर ऑफ लायंस डायप्टोर में होता है, आपको पता है ना, लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल आया था पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका यूनिट होता है डायप्टोर, याद रखना, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, वैसे ही कैसिटराइट जो है वो टिन का, याद रखना, टिन का एक ओर है जिसका नाम है कैसिटराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, कैसिटराइट, क्या याद रखोगे, टिन का ओर का नाम है कैसिटराइट, वैसे एल्यूमिनियम का जो ओर है उसका नाम है बॉक्साइट, और आयरन के ओर को आयरन ओर बोलते हैं डायरेक्टली। सल्फाइड का ओर जो है उसको रोस्टिंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वैसे कार्बोनेट का ओर है उसको कैल्सिनेशन टेक्निक से
ये किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये चीज याद रखना। तो रोस्टिंग इज ए मेथड विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द सल्फाइड ओर। ये इस तरीके से डेफिनेशन भी बनेगा कि रोस्टिंग आपको पूछा, डिफाइन रोस्टिंग, तो रोस्टिंग इज ए मेथड टू एक्सट्रैक्ट द सल्फाइड ओर। एंड कैल्सिनेशन पूछा तो कैल्सिनेशन इज ए टेक्निक और मेथड टू एक्सट्रैक्ट द कार्बोनेट ओर। इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगना क्या होता है, फॉर्मूला Fe2O3, उसमें पानी भी आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय H2O भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन Fe2O3 याद रखना। वैसे अगर कॉपर में लगेगा तो होता है CuCO3, ठीक है, CuCO3। नेक्स्ट, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो उसका ब्लू फ्लेम निकलता है, लेकिन अगर वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर कार्बन कंपाउंड है तो उसका फ्लेम जो निकलेगा आग जलने के बाद वो पीला निकलेगा, येलो फ्लेम निकलेगा। तो इस प्रकार की चीजें आप बाय हार्ट कर लो, याद करके चल लो, ठीक है। ये हो गया आपका कोरिलेशन। अब तीसरे चीज पे आ जाते हैं जो कि आपको पूछ सकता है, जो कि है ट्रू और फॉल्स। बहुत ही भयंकर, बहुत ही बेहतरीन चीज, ये बहुत ईजी भी होता है। ट्रू और फॉल्स एक ऐसा चीज है जो जैसे पूछा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने इलेक्ट्रिक मोटर देखा है, आपके घर में पानी वानी आता होगा, इलेक्ट्रिक मोटर आप चलाते होंगे, बटन चालू किया मोटर चालू हुआ। तो जैसे बटन चालू किया मतलब आपने क्या सप्लाई किया, आपने बिजली सप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया। मतलब वो जो अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो बिजली से चलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, और जैसे ही चालू होगा वो मशीन घूमता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे तो उल्टा दिया हुआ है, मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है क्या, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट इच अदर। हमेशा याद रखना भाई, मैं बात करूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, समझ लो ये है आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट इच अदर है क्या, नहीं, फॉल्स आएगा आंसर। नेक्स्ट है, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, नहीं, गलत जवाब है, फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रहेगा ड्यू पॉइंट पे, बिल्कुल सही बात है। ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा 100% होता है, करेक्ट है, पढ़ाया था ना। 60% से कम है तो ड्राई एयर, 60% ज्यादा था ह्यूमिडिटी, लेकिन 100% पे है तो वो ड्यू पॉइंट पे है, याद रखना। तो ये चीज याद रखना, इट इज वेरी ट्रू चीज है। सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, किसका, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये क्या है, किसका है, ठीक है, जो आपका ये रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, डाइन, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, हाँ करेक्ट है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अगर आप एक चीज देखोगे जो मैं आपको बताने वाला था, हाँ, डाइन ना, एक सेकंड देखो, यहां पे मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं, मैं जो आपको मैं बता रहा था ना, यहाँ पे न्यूटन पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को बोलते हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसी प्रकार ये आपका सीजीएस यूनिट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको आप लिख सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। मतलब अगर वो हम लोग को नॉर्मल पूछता है कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या होता है, तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का दिया है, तो सीजीएस में जो फोर्स का ये होता है, क्या होता है, डाइन होता है, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और केजी का ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखना, तो ये बिल्कुल ट्रू आंसर है, सीजीएस यूनिट। फिर पूछा था वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, ट्रू, बिल्कुल सही है कि ये जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ये 0 होता है। ग्रेविटेशनल मतलब जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू 0 होता है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं, और ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। हमेशा याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल लो या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल लो, सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 होता है, याद रखना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट इक्वेटर। इक्वेटर पे हाईएस्ट रहेगा, नहीं भाई, हाईएस्ट क्यों रहेगा, फॉल्स, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये आपके ट्रू और फॉल्स हो गए, और भी है, देखो फटाफट देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मुझे बताओ ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या अलग अलग होती है क्या? अगर आप अर्थ पे आज मुंबई में हो, कल चले जाओ चेन्नई, तो क्या अलग हो जाएगी? नहीं, सेम रहेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली कोई भी चीज फ्री फॉल जब होती है तो वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है क्या? नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शोज मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एलिमेंट इन ईच फ्रेम। हर फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास दिखाता है क्या? नहीं, उसमें एटॉमिक नंबर भी होता है और एटॉमिक मास भी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। पी ब्लॉक इज कंपोज ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड 2 क्या होता है? एस ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक होता है क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ जिगजैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल्स आर मेटल। तो आपको अगर पता होगा, जिसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक ट्रेंड देखा था, अगर आपको याद होगा, और हमने वो
मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखा था, तो यहां पे ना एक जिगजैग लाइन था, अगर आपको पता होगा तो एक जिगजैग लाइन था। तो जिगजैग लाइन जो है इसके आसपास जो भी एलिमेंट थे वो क्या थे, मेटालॉइड्स थे। ये मैंने आपको पढ़ाया था मेटालिक नॉन के मेटालिक कैरेक्टर्स में। उसके राइट की तरफ जितने भी एलिमेंट्स थे ये सब क्या थे, आपके नॉन मेटल्स थे। क्या थे, नॉन मेटल्स थे। लेकिन जिसके लेफ्ट की तरफ जितने भी एलिमेंट्स आपको मोस्टली दिख रहे थे वो सब आपके मेटल्स थे। तो हमें जो सवाल पूछा है यहां पे, जो पूछा है अगर ध्यान से देखोगे, पूछा है टू द लेफ्ट ऑफ जिगजैग लाइन। तो ये जिगजैग जो लाइन था उसके लेफ्ट में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, कहां गया, सॉरी, क्वेश्चन पूछा है टू द लेफ्ट ऑफ जिगजैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। मेटल्स होते हैं क्या, बिल्कुल सही है भाई, मेटल्स ही होते हैं, ट्रू है ये स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 2। जो आपका ग्रुप नंबर 1 होता है उसमें सारे एलिमेंट्स के वैलेंसी 1 होते हैं, वैसे ग्रुप नंबर 2 होता है उसमें सारे एलिमेंट्स के वैलेंसी 2 होनी चाहिए। तो ग्रुप नंबर 2 में वैलेंसी 1 होगा क्या, नहीं, गलत आंसर है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, इफ एडिबल ऑयल इज लेफ्ट असाइड फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम इट विल गेट रैंसिड। अगर खाने वाला ऑयल को ऐसे हवा में छोड़ दिया, मतलब खुलेआम छोड़ दिया, तो हवा लगेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ऑयल रैंसिड बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ट्रू आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है, ट्रू आएगा इसका आंसर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैलोरीमीटर आर यूज्ड टू शो स्टडी एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो हमको ये चीज आपको पढ़ाया था, एक सेकेंड, हमने आपको ये चीज पढ़ाया था, कैलोरीमीटर का इस्तेमाल कहां होता है। कैलोरीमीटर का इस्तेमाल जो होता है वो आपका होता है मेजर करने के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहां पे तो एनामिलस बिहेवियर पूछ रहा है, तो एनामिलस बिहेवियर किससे मेजर होता है, होप से पैरेटस से होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है, भाई गलत है तो फॉल्स आ जाएगा। सब कुछ कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं फास्ट। ठीक है, इसको रफ कर लो, इसको डिलीट ही कर देता हूं, समझाने के लिए था खाली। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और भी है, देखो और भी ट्रू और फॉल्स है, बहुत सारे ट्रू और फॉल्स लेकर आया हूं। देखो, पर्पल हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर्पल का सबसे लोएस्ट होता है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं बेटा, रॉन्ग है ये आंसर। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडिया। बिल्कुल सही है, अलग अलग मीडिया में अलग अलग लाइट होती है। ठीक है, मतलब अलग अलग स्पीड होती है लाइट की। लेंस ऑफ आई इज फ्लैटेंड व्हेन लुकिंग एट नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्लैटेंड नहीं होता, इलोंगेट होता है, रॉन्ग आंसर है। मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी अगर नहीं भी जानते हो तो सिल्वर और गोल्ड तो जानते हो ना, चांदी और सोना, क्या किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है क्या, फास्ट नहीं करता है, नोबल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, इसीलिए तो उसका आभूषण बनाया जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कैसराइट अभी पढ़ा था हमने, कैसिटराइट बोलो, कैसिटराइट स्पेलिंग है इसका। तो कैसिटराइट क्या था मैंने बताया था, ये ओर है, किसका, टिन का। तो इसमें बोल रहा है कि कैसिटराइट इज ए कॉपर ओर। कॉपर का ओर है क्या, नहीं भाई गलत है, टिन का ओर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखो कितना पढ़ा हुआ हमारा काम आ रहा है, हमने कहां पढ़ा था, उसको कोरिलेशन में पढ़ा था, ट्रू और फॉल्स में वो चीज काम आ रही है। तो देखो यही चीज है, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कहीं का पढ़ा हुआ कहीं चीज आप काम कर सकते हो। कैसे, जब आपको कंसेप्ट पता हो, जब आपको चीजें समझ में आई हो, और जब आपको चीजों का मेमोराइज किया हुआ याद हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड कंटेन ओनली ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन कंपाउंड में सिर्फ ओपन चेन होता है, क्लोज चेन भी होते हैं। बेंजीन इज एग्जांपल ऑफ क्लोज चेन। ठीक है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, बहुत सारे कंपाउंड्स है, आगे आप पढ़ोगे वैसे 10th के बाद। ठीक है, तो फॉल्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लोज चेन का बेंजीन एग्जांपल है। बेंजीन इज ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस भाई, साइक्लिक अनसैचुरेटेड है, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली भाई मून में ग्रेविटी कम है तो एस्केप वेलोसिटी भी लेस होगी, तो ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर सैटेलाइट काम करता है, पता है ना, नीचे से आग निकलती है तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बताया था। तो जो रॉकेट चलता है, रॉकेट या फिर सैटेलाइट चलता है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलता है, सेकंड लॉ पे नहीं चलता, इसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये थे इतने सारे ऑड मैन आउट, लगभग 27-28 ऑड मैन आउट मैंने करा दिए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका नेम द फॉलोइंग, मतलब सिर्फ नाम बताना है आपको। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है नेम द फॉलोइंग में। जैसे आपको ना एक रिएक्शन दे दिया था, माफ करना, क्या बोलते हैं इसको, एक केमिकल फॉर्मूला दे दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है, CH3CH3OH। अब इसका नाम बताना है, तो नाम कैसे बताओगे, तो कभी भी अगर ऐसा दिखेगा तो इसका IUPAC नेम कैसे डिसाइड करना होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। वैसे IUPAC नेम कैसे पहचानना उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन जहां पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहां पे इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, यानी अल्कोहल है, और उसके नजदीक में कौन सा कार्बन है, सबसे पहला, यहां से भी उतना ही है, यहां से भी उतना ही, तो कोई भी साइड से ले सकते हो, 1 2 3 नंबरिंग देना होता है। तो मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब क्या करना होता है, काउंट करना होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो साइड में आपको लिख देना है प्रोपेन, देखो बताता हूं, साइड में आपको लिख देना है प्रोपेन।
ये आपका प्रोपेन होता है, लेकिन ये क्या है, अल्कोहल, इसमें सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना होता है, ई को हटाना होता है, और कौन से पोजीशन में कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप, सेकंड पे, तो आपको डैश मार के 2 लिखना होता है, और उस फंक्शनल ग्रुप का जो कंडेंस फॉर्मूला है वो लिखना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए कंडेंस फॉर्मूला होता है OL, हम लोग लिखते हैं OL, तो ये बन जाएगा प्रोपैन 2ऑल। दिस विल बी माय आंसर। इसको बोलते हैं IUPAC नेमिंग, ठीक है, नामकरण बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी, पूरा IUPAC एक 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा IUPAC कवर करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, क्लियर है। देखो यहां पे अगला क्वेश्चन, लेंसेस यूज्ड टू ऑब्टेन इमेज ऑन स्क्रीन, ऑब्वियसली स्क्रीन के ऊपर इमेज लाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। फिर द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन एम्पियर, एम्पियर क्या है, करंट होता है भाई, याद रखना, करंट का यूनिट है एम्पियर, ठीक है। फिर नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड में जो प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, किसके वजह से काट रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से काट रहे हैं, सभी लोग जानते हैं ये चीज। फिर एक और, डिफेक्ट ऑफ विजन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब दूर का देख सकता हूं बट सामने का नहीं देख सकता, उसको मैं क्या बोलता हूं, दूर का देख सकता हूं लेकिन सामने का नहीं देख सकता। देखो सिंपल सी बात है, कैन नॉट सी, क्या बोल रहा है, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो दूर का देख सकता हूं मतलब फार, दूर का देख सकता हूं मतलब फार, फार साइटेडनेस जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, याद रखना। और जिसमें उल्टा होता है कि भाई नजदीक का देख सकता हूं मतलब नियर साइटेडनेस, जिसको मायोपिया कहते हैं। ये सब चीज पढ़ा चुका हूं बच्चा, और अगेन चैप्टर्स अगर आपने देखा है ना, इसीलिए तो बार बार बोलता हूं कि चैप्टर्स के लेक्चर्स देखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है कि नहीं बच्चा, मजा आया, ठीक है। अभी तो आधे पड़ाव तक पहुंचे हैं हम लोग, अभी तो बहुत सारे और चीज बाकी है, नेम द फॉलोइंग है, IUPAC नेमिंग है, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कुछ उसको भी याद करवाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है, मजा आएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाएं, और क्या चीजें हैं, देखो क्या बोल रहा है, द फैमिली ऑफ ए ग्रुप 1 एलिमेंट डैश, ग्रुप 1 एलिमेंट का नाम क्या है, मैंने क्या बताया था, अल्कली मेटल, और दूसरे वाले का पूछा तो अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। तीसरे वाले का ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो 3 से लेके जो 12 तक है, 3 से लेके 12 है, उस पूरे ग्रुप को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इस प्रकार याद रख लेना। फिर ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो आता है वो आपका एस पी ब्लॉक एलिमेंट, ये एस हो गया तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें ग्रुप नंबर 17वां हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 18वां जीरो ग्रुप या फिर नोबल ग्रुप, याद रख लेना इस प्रकार से। तो पहले वाले ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं। फिर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला कौन सा नॉन मेटल है, वो फ्लूरीन है, याद रख लेना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन शुगर इज हीटेड, अगर कोई शुगर है मेरे पास, शक्कर, ठीक है, उसको मैं हीट कर रहा हूं तो मुझे मिलता है कार्बन एंड वाटर वेपर, याद रख लेना, सिंपल सी चीज है। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू लिक्विड ड्यू टू प्रेशर एंड रिकन्वर्ट, ये तो आपको पता ही है, हीट चैप्टर, कि भाई बर्फ का टुकड़ा था, उसके ऊपर रस्सी से प्रेशर लगा के लटका दिया, बर्फ के टुकड़े को उसने काट दिया, लेकिन जैसे रस्सी नीचे आ गया, बर्फ देख रहा हूं तो अपने आप जुड़ गया है। तो ये क्या टॉपिक है कि when the pressure is applied on ice it will break and melt and after the removal of the pressure it will connect again, मतलब वो आइस फिर से बन जाता है, तो वो प्रॉपर्टी को रेगुलेशन कहते हैं, याद है कि नहीं, रेगुलेशन पढ़ाया हुआ टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट, फोकल लेंथ, याद रख लेना। ये सब टर्मिनोलॉजी में है, चैप्टर नंबर 7 का पहले ही दूसरे पेज पे टर्मिनोलॉजी है, जिसमें आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सब चीज पता होना चाहिए, तो जाके पढ़ो भाई, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन, ऑब्वियसली भाई हमारा आंख जो देखता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को भेजता है, तो वो पर्टिकुलर चीज क्या है, ऑप्टिक नर्व है, वो एक ऐसा नर्व है जो ये सब काम करता है सिग्नल भेजने का, ऑप्टिक नर्व, याद रख लेना। फिर लेंस यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट द डिवाइस यूज फॉर ग्राइंडिंग एन ओर, ओर को ग्राइंड करने के लिए बॉल मिल, याद रख लेना, बॉल मिल, ओर को ग्राइंड करने के लिए बॉल मिल यूज होता है, याद रखने वाली चीज है, याद कर लेना। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी बॉक्साइट का, Al2O3.H2O, n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो Al2O3.NH2O बॉक्साइट का फॉर्मूला है, या फिर एल्यूमिनियम के ओर का फॉर्मूला आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, और भी कुछ चीजें हैं। द रिएजेंट विच डिसॉल्व्स नोबल मेटल, नोबल मेटल को कौन सा रिएजेंट डिसॉल्व कर सकता है, वो है एक्वा रेजिना, ये बहुत ही यूनिक नाम है, इसको याद रख लेना, कि अगर आप कोई क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा चीज है जो नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, कौन सा है, एक ऐसा रिएजेंट है, वो है एक्वा रेजिना, याद रख लेना। नेक्स्ट मेटल्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, वो एल्यूमिनियम होते हैं, जिंक होते हैं, याद रख लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि है एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन से बना हुआ एक ऐसा एलॉय जो कि है ब्रॉन्ज। वैसे तो और भी बहुत सारे एलॉय होते हैं, कि भाई अगर आप आयरन ले रहे हो प्लस थोड़ा क्रोमियम है, ठीक है, शायद थोड़ा सा उसमें जिंक है, तो वो होता है आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील होता है। फिर
फिर और भी बहुत सारे अलॉय हैं, जैसे अभी बताया ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रॉन्ज जो है जिसमें आपका कॉपर होता है प्लस टिन होता है, ठीक है। वैसे ही शायद एक ब्रास होता है जिसमें आई गेस देख लेना एक बार, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद उसमें कॉपर भी होता है और आई गेस एक और चीज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो एक ब्रॉन्ज होता है जिसको कांस्य बोलते हैं, और एक ब्रास होता है जो पीतल होता है, ठीक है ना। उसमें शायद टिन होता है कि टिन तो इसमें होता है, तो वैसी चीजें हैं, बस आप बाय हार्ट कर लेना, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट है मैच द पेयर। तो मैच द पेयर मतलब मैच द फॉलोइंग में एक ही आएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा 5 मार्क्स का मैच द पेयर आएगा, कोई एक ही आएगा। तो याद रख लो बस कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कहीं दिख रहा है तो 1.33 है, एयर का दिख रहा है 1.0003 है, याद रख लेना। क्लाउड्स और इंडिया, इंडिया के ऊपर जो क्लाउड्स है, ठीक है, वो कौन मॉनिटर करता है? वेदर सैटेलाइट, वही बताता है ना कि आज का मौसम ऐसा है, बारिश आने की संभावना है, सुबह सुबह न्यूज पे आता है ना, यही सैटेलाइट बताता है। C2H6 क्या है? C2 मतलब 2 कार्बन, इथेन है, लेकिन हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम है, मतलब C2 मतलब C बॉन्ड C, लेकिन H के पास 6 है, मतलब इसके पास कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा? 3 होगा। बताओ, सीधी सी बात है ना। C2H6 नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? CH4, एक होता है C2H6, ठीक है। तो ये क्या है? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, मतलब कहीं ना कहीं मीथेन अगर ये है तो ये आपका इथेन होगा, तो ये आपका इथेन है, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, याद रख लेना। वही अगर C2H4 होता तो इथीन बन जाता, C2H2 होता तो वो बन जाता इथाइन, याद रख लेना। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम उसके क्या बोल सकते हो, फादर बोल लो, जिन्होंने बनाया बोल लो, विक्रम साराभाई, और इसी के नाम पे एक सेंटर है, स्पेस सेंटर है, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आपको याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। ये एक स्पेस सेंटर है हमारे, आई गेस बैंगलोर में है कि किधर है, आई डोंट नो, कर्नाटक साइड कहीं पे तो है, वो चीज देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है, अगर CGS यूनिट पूछा है तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और ऐसा यूनिट पूछा है तो आपका जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। कैलोरी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, अब IUPAC नेम लिखने के लिए आएगा अगेन, तो कुछ IUPAC नेम लिखते हैं, आपके सामने लिख के दिखाता हूं। चलो देखो कैसे करते हैं। पहला CH3 CH2 CH2 CH3, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, सीधा नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, तो सीधा ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का होता है ब्यूटेन। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर लाइन में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है ये ब्यूटेन, हमेशा याद रखना दैट इज N ब्यूटेन। नियो, वैसे तो आप 11 12 में पढ़ोगे नियो ब्यूटेन क्या होता है, मतलब नियो क्या होता है, आइसो क्या होता है, ठीक है। एक होता है आइसो और एक होता है नियो, N, तो N ब्यूटेन इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट CH3 CH2 COOH, COOH आ गया, मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। कार्बन गिनो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है, मतलब ये हो गया प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब पहले पे सबसे नजदीक कार्बन पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, पहले पे अटैच है, मतलब 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, वैसे 1 हम लिखते नहीं है, 2 रहेगा तो लिखा जाता है। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कंडेंस फॉर्मूला बोल सकते हो या फिर राइटिंग फॉर्मूला बोल सकते हो, OIC होता है। ई हटा के, लास्ट का ई हटा के OIC एसिड लिखना होता है, ये आपको टेक्निक बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको लिख देना है प्रोपेन OIC एसिड, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। वैसे ये क्या है? CH3 CHO, 2 कार्बन है, मतलब इथेन होता है, लिख दो सबसे पहले, 2 कार्बन मतलब इथेन, लिख दिया। उसके बाद हमें ई हटाना होता है और उसका क्या बोलते हैं इसको, जो फंक्शनल ग्रुप है वो देखना होता है। तो CHO आ गया, तो CHO मतलब एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो कंडेंस फॉर्म होता है वो Al होता है, मतलब ई हटा के Al लिखना होता है, बस लिख दो Al, वो भी पहले पे अटैच है ना, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Al, लेकिन अगर ये कोई और सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अटैच होता ना तो हम 2Al लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इथेनल, नल हो जाएगा, नॉल, ऑल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, Al है, मतलब एल्डिहाइड है। नेक्स्ट CH3 CH, CH3 बीच में OH है, तो ये देखो OH इधर आ गया, तो ये पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, तो ये 3 कार्बन है, तो लिख दिया सबसे पहले प्रोपेन, या ऑलरेडी मैंने अभी तो कराया, प्रोपेन लिख दिया, ई हटा दिया। अब उसके आगे फर्स्ट पे सेकंड पे आप OH लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल सेकंड पे लगा हुआ है, मतलब 2 और OL के लिए, मतलब अल्कोहल के लिए OL, तो प्रोपेन 2 ऑल हो गया, ये आपका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट है CH3 CH2 NH2, तो देखो ये डायरेक्ट लगा हुआ है NH2, NH2 का मतलब होता है अमाइन, लेकिन यहां पे कार्बन कितने? 2, तो लिख देना इथेन, सबसे पहले लिख दोगे इथेन, लास्ट का ई हटा देना और उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिखना। तो ये NH2 का मतलब होता है अमाइन, और अमाइन के लिए सीधा सीधा अमाइन ही लिखते हैं, तो इथेन अमाइन लिख दो, तो ये बन गया इथेन अमाइन। क्या बन गया? इथेन अमाइन। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 4 कार्बन दिख रहे हैं, लिख दो ना ब्यूटेन, लिख देना ब्यूटेन, ठीक है। फिर आपको ई हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, आपने ई हटा दिया, ई हटा दिया। अब पहले देखो ये कार्बन मतलब जो C डबल बॉन्ड O है यानी फंक्शनल ग्रुप है,
कहां से नजदीक है, यहां से नजदीक है, यहां से तीसरे पे आ रहा है, यहां से दूसरे पे आ रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब देखो वापस आ गया, वो पेज शिफ्ट हो गया था, यहां पे ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि ये पहले पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो अगर यहां से काउंट करता तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमेशा जहां से नजदीक पड़ता है फंक्शनल ग्रुप वहीं उसका नंबरिंग देते हैं। यहां से नजदीक है तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड ओ है, तो सी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ आया या फिर सीओ आया तो उसको हम लोग कीटोन का ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ई हटा के ओएनई लिखते हैं। लेकिन यहां पे नंबरिंग दिया है ना, तो यहां पे आप डालो डैश 2 लिखो और ओएनई लिख दो, तो ये बन गया ब्यूटेन 2 ओएनई। दैट इज नथिंग बट योर आईयूपीएसी नेम। तो इस प्रकार से ये सारे पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस का मैंने आईयूपीएसी नेम लिख दिया। तो एग्जाम में भी अगर कोई आता है तो आप लिख सकते हो, बिकॉज यू नो द कंसेप्ट, यू नो ऑल द रूल्स हाउ टू राइट एन आईयूपीएसी नेम। ये सब चीज वैसे सेपरेट वीडियो आएगा उसमें तो बता ही दूंगा, लेकिन ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते आपको बताऊंगा राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का नाम दिया रहेगा, मतलब केमिकल का नाम दिया रहेगा और आपको बोलेगा इस चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो इजी वाला तो आप लिख पाओगे, जैसे लास्ट ईयर पूछा था कैल्शियम कार्बोनेट का, COCO3 लिख दिया। आपको सोडियम क्लोराइड पूछेगा, NaCl लिख दोगे। आपको सोडियम कार्बोनेट पूछेगा, Na2CO3 लिख दोगे। आपको सोडियम बाइकार्बोनेट पूछेगा तो NaHCO3 लिख दोगे। ब्लीचिंग पाउडर पूछेगा तो आप लिख दोगे। तो बहुत सारे जो नॉर्मल है, जो आपने 9-10 में पढ़ा है वो आप लिख दोगे। लेकिन कुछ अलग ऐसे यूनिक नाम भी है जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस का पार्ट है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शायद आप याद नहीं करते होंगे जनरल तौर पे, तो वो मैं लिख कर लाया हूं। इतने याद कर लो, होपफुली आ जाए। होपफुली, मैं ये गारंटी नहीं बोल रहा हूं कि आएंगे, लेकिन ये बहुत यूनिक है तो आने के लिए आ भी सकते हैं। तो जैसे एक है कायरोलाइट, तो कायरोलाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na3Al याद रख लेना। दूसरा है फ्लूओर्स्पर, तो फ्लूओर्स्पर का होता है CaF2। तीसरा होता है सोडियम एल्यूमिनेट, वो होता है NaAlO2। चौथा है कॉपर पाइराइट जो कि होता है CuFeS2। और पांचवा है स्टैंडिक ऑक्साइड जो कि SnO2 है। और छठा है फेरस टंगस्टेट FeWO4 जिसमें W टंगस्टन होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको आप याद कर लो और याद करके प्रैक्टिस भी कर लो। बस इतना ही मुझे यहां पे इस के अंदर बताना था। और कहीं ना कहीं हमने सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट हमें लग रहे थे, ऑड मैन आउट हो, ट्रू ऑल फॉल्स हो, मैच द पेयर हो, नेम द फॉलोइंग हो, आईयूपीएसी नेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ये सारे के सारे चीज इस लगभग 45 मिनट के वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया है विद ऑल द कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट भी बताया आप लोग को। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और अच्छे से अच्छा एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे वीडियो हम बना चुके हैं और बहुत सारे वीडियो आ रहे होंगे, तो आप चेकआउट करते रहना हमारे वीडियो सेक्शन में आके कंटिन्यूअसली कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। साथ में लाइव वाले सेक्शन में भी चेक करते रहना कि लाइव भी अगर चल रहा है तो क्या चल रहा है, आप सभी को हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो तो प्लीज शेयर करो, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो मिल सके और वो लोग भी इस वीडियो को देख के फायदा उठा सके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है जरूर से कमेंट करना। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है आप लोगों को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करोगे उतना बाकी को भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।